दोस्तों, कहानी की शुरुआत कोरिया से होती है, जहां एक अमेरिकी मिलिट्री बेस के अंदर मौजूद लैब में एक लापरवाह डॉक्टर अपने असिस्टेंट को सैकड़ों बोतलों में भरा जहरीला केमिकल नाली में बहाने का आदेश देता है। असिस्टेंट जानता था कि ये जहरीला कचरा सीधे हान नदी में जाकर मिलेगा और इससे बहुत बड़ा खतरा पैदा होगा, लेकिन डॉक्टर के दबाव में आकर वो पूरा केमिकल नदी में बहा देता है। कुछ दिनों के बाद हान नदी के किनारे लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त होते हैं। तभी अचानक पानी के अंदर कुछ अजीब सा दिखाई देता है। पहले तो सभी इसे मामूली बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगले ही पल पानी को चीरते हुए एक विशाल, डरावना और बेहद खौफनाक जीव बाहर निकल आता है और बिना किसी चेतावनी के लोगों पर टूट पड़ता है। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। इसी अफरा तफरी में कुछ लोग पास पड़े एक कंटेनर के अंदर छिपकर दरवाजा बंद कर लेते हैं, लेकिन एक महिला बाहर ही फंस जाती है और वो राक्षस उसे धकेलते हुए सीधे कंटेनर के अंदर घुस जाता है। वो औरत अपनी जान तो बचा लेती है, मगर तभी उसे याद आता है कि उसका छोटा बेटा अभी भी उसी कंटेनर के अंदर फंसा हुआ है। महिला रोते हुए गैंगडू से मदद की गुहार लगाती है। गैंगडू खुद भी बुरी तरह डरा हुआ होता है, लेकिन बच्चे की जान खतरे में देखकर वो हिम्मत जुटा लेता है। तभी एक दूसरा आदमी भी उसकी मदद के लिए आगे आता है और दोनों मिलकर जंजीरों से बंद दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार दरवाजा खुल जाता है और अंदर फंसे लोग बाहर निकल आते हैं, लेकिन वो राक्षस अब भी उनके बेहद करीब खड़ा उन्हें घूर रहा होता है। तभी वो दूसरा आदमी गुस्से में एक बड़ा पत्थर उठाकर राक्षस पर फेंकता है, लेकिन उस दैत्य पर इसका कोई असर नहीं होता। इसके बाद गैंगडू और बाकी लोग मिलकर लोहे का भारी खंभा उठाते हैं और पूरी ताकत से उस पर हमला कर देते हैं। इस बार राक्षस दर्द से तिलमिला उठता है और सीधा उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। गैंगडू किसी तरह एक कार के नीचे घुसकर अपनी जान बचा लेता है, लेकिन दूसरा आदमी उसकी चपेट में आ जाता है। फिर भी गैंगडू हार नहीं मानता। वो दोबारा बाहर निकलकर राक्षस की पूंछ पर जोरदार वार करता है, जिससे अब वो राक्षस सिर्फ उसी का पीछा करने लगता है। चारों तरफ मची भगदड़ के बीच गैंगडू अपनी बेटी ह्यूनसो का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगता है। भागते भागते दोनों गिर पड़ते हैं और जल्दबाजी में वो तुरंत उठकर बच्ची का हाथ पकड़कर दौड़ने लगता है, लेकिन कुछ दूर जाकर जब वो पीछे देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जिस बच्ची का हाथ उसने पकड़ा होता है वो उसकी बेटी नहीं थी, जबकि असली ह्यूनसो तो पीछे अकेली खड़ी होती है। गैंगडू पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगले ही पल वो राक्षस ह्यूनसो को अपने पंजों में जकड़ लेता है और उसे लेकर सीधे नदी में छलांग लगा देता है। गैंगडू बेबस होकर अपनी बेटी को दूर जाते हुए देखता रह जाता है। कुछ ही सेकंड में वो दैत्य नदी के गहरे पानी में गायब हो जाता है। ये नजारा गैंगडू और उसके पिता दोनों को अंदर तक तोड़ देता है। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते और अपनी आंखों के सामने ह्यूनसो को खो देते हैं। इस हादसे के बाद सरकार और सेना पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लेती है। वहीं गैंगडू खुद को बार बार उसी गलती के लिए दोष देता है कि उसने अपनी बेटी की जगह किसी और बच्ची का हाथ पकड़ लिया था। तभी सरकार एक नई घोषणा करती है कि उस राक्षस के शरीर में शायद कोई खतरनाक वायरस मौजूद है, इसलिए हमले के दौरान वहां मौजूद हर व्यक्ति को तुरंत क्वारंटाइन किया जाएगा। देखते ही देखते गैंगडू और उसका पूरा परिवार भी अस्पताल में कैद कर दिया जाता है। तभी रात के सन्नाटे में अचानक गैंगडू के मोबाइल पर एक कॉल आती है। जैसे ही वो फोन उठाता है, दूसरी तरफ से ह्यूनसो की कमजोर और कांपती हुई आवाज सुनाई देती है। वो रोते हुए बताती है कि अभी वो जिंदा है और किसी अंधेरी सुरंग जैसी जगह में फंसी हुई है। अपनी बेटी की आवाज सुनते ही गैंगडू की उम्मीद फिर से जिंदा हो जाती है। वो तुरंत पुलिस और डॉक्टरों को पूरी बात बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। सभी को लगता है कि सदमे और वायरस के डर की वजह से उसे भ्रम हो रहा है। तभी गैंगडू और उसका पूरा परिवार खुद ह्यूनसो को बचाने का फैसला करता है। वो अस्पताल से भाग निकलते हैं और गैंगडू के पिता अपनी पूरी जमा पूंजी निकालकर ब्लैक मार्केट से हथियार, गाड़ी और जरूरी सामान खरीद लेते हैं। अब सरकार की नजर में वो मरीज नहीं बल्कि फरार अपराधी बन चुके होते हैं। खुद को सैनिटेशन वर्कर्स की तरह छिपाकर वो कई सिक्योरिटी चेक पोस्ट पार करते हैं और हान नदी के आसपास मौजूद सभी सीवर और सुरंगों की तलाशी शुरू कर देते हैं। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई ठोस सुराग नहीं मिलता। शहर के नीचे फैली अनगिनत सुरंगें उनकी तलाश को और मुश्किल बना देती हैं। लगातार भूख, ठंड और थकान से पूरा परिवार टूटने लगता है। वहीं दूसरी ओर
ह्यूनसो एक अंधेरी सुरंग में अकेली बैठी होती है, जहां उसके चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी हैं। तभी ऊपर से किसी बेहद भारी चीज के हिलने की आवाज गूंजती है और ह्यूनसो ऊपर से आती भारी आवाज सुनते ही बिना एक पल गवाए जमीन पर लेट जाती है और खुद को मरा हुआ दिखाने लगती है। तभी वो खौफनाक राक्षस सुरंग के अंदर वापस आता है। उसके पूरे शरीर से गंदा पानी टपक रहा था और इस बार भी वो अपने साथ एक नया शिकार लाया था। लेकिन हैरानी की बात तो ये होती है कि वो बच्चा अभी भी जिंदा होता है। जैसे ही वो राक्षस वहां से चला जाता है, ह्यूनसो तुरंत उसके पास पहुंचती है। वो समझ जाती है कि अब इस अंधेरे नरक में सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि इस मासूम बच्चे की जान बचाने की जिम्मेदारी भी उसी पर है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद फिर से वही भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे राक्षस कुछ भूलकर वापस लौट रहा हो। ह्यूनसो तुरंत उस बच्चे को अपनी बाहों में छिपा लेती है और दोनों बिल्कुल किसी मुर्दे की तरह जमीन पर लेट जाते हैं। राक्षस धीरे धीरे उनके बेहद करीब आता है और उन्हें सूंघने लगता है। कुछ पल बाद राक्षस उन्हें मरा हुआ समझकर वापस मुड़ जाता है। दूसरी तरफ गैंगडू और उसका परिवार अब भी उस राक्षस की तलाश में भटक रहा होता है। इसी बीच गैंगडू के पिता अपने छोटे से स्नैक स्टोर के अंदर बैठे होते हैं कि अचानक दरवाजे की दरार से उन्हें वही खूंखार राक्षस खड़ा दिखाई देता है। बूढ़े पार्क बिना घबराए धीरे धीरे अपनी बंदूक उठाते हैं और अगले ही पल गोली चलती है। राक्षस दर्द से बुरी तरह तिलमिला उठता है, लेकिन घायल होने के बाद वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक बन जाता है और पूरी ताकत से स्टोर पर हमला कर देता है। इस अफरा तफरी के बीच बूढ़े पार्क एक और मौका देखकर दोबारा गोली चलाते हैं। इस बार राक्षस जमीन पर गिर पड़ता है। पूरा परिवार बाहर निकलता है और उसे बिल्कुल शांत पड़ा देखकर सभी को लगता है कि शायद आखिरकार ये दैत्य मर चुका है। लेकिन तभी गैंगडू का भाई नामी गुस्से में आकर उस पर एक और गोली चला देता है। अगले ही पल राक्षस अचानक उठ खड़ा होता है और बिजली की रफ्तार से वहां से भाग निकलता है। पूरा परिवार उस भागते हुए राक्षस के पीछे दौड़ पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ गोलीबारी की आवाज सुनकर पुलिस भी तेजी से उसी जगह पहुंचने लगती है। अब उनके सामने दो बड़ी मुश्किलें खड़ी थीं। एक तरफ सरकार उन्हें फरार अपराधी समझकर पकड़ना चाहती थी और दूसरी तरफ राक्षस फिर से हाथ से निकल रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर वो मॉन्स्टर सीधे हान नदी की तरफ भागता है और पानी में छलांग लगा देता है। बूढ़े पार्क समझ जाते हैं कि अब अगर किसी ने उसे नहीं रोका तो वह फिर गायब हो जाएगा। इसलिए वो अपने बच्चों को वहां से भाग जाने का आदेश देते हैं और खुद नदी किनारे डटकर खड़े हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद नदी का पानी फिर से हलचल करने लगता है और राक्षस धीरे धीरे बाहर निकलता है। बूढ़े पार्क बिना डरे बंदूक उठाकर निशाना साधते हैं, लेकिन जैसे ही ट्रिगर दबाते हैं उन्हें एहसास होता है कि बंदूक में एक भी गोली बाकी नहीं है। अगले ही पल राक्षस उन पर टूट पड़ता है। गैंगडू अपने पिता को बचा नहीं पाता और उनकी मौत उसकी आंखों के सामने हो जाती है। उस पल गैंगडू के अंदर का हर दर्द, हर गुस्सा और हर पछतावा एक साथ फूट पड़ता है। वहीं पुलिस भी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही होती है। इसलिए गैंगडू अपने भाई नामी और बहन नामजू से कहता है कि वे किसी भी हालत में ह्यूनसो की तलाश जारी रखें और वो खुद अपने पिता के पास रुक जाता है। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है और गैंगडू को गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी तरफ नामी और नामजू अकेले ही ह्यूनसो की तलाश का जिम्मा संभाल लेते हैं। तभी नामी को अपने कॉलेज के एक पुराने दोस्त की याद आती है जो टेलीकॉम कंपनी में काम करता था। उसे उम्मीद होती है कि अगर ह्यूनसो के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस हो जाए तो वे सीधे उसके पास पहुंच सकते हैं। उसका दोस्त मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और दोनों रात के अंधेरे में कंपनी के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन सिस्टम खोलने के लिए मैनेजर का पासवर्ड चाहिए होता है। दोस्त पासवर्ड लेने के बहाने अंदर जाता है जबकि नामी बाहर इंतजार करता रहता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। असल में उसका दोस्त पहले ही पुलिस से मिल चुका होता है और इनाम के लालच में उसने नामी को फंसा दिया था। काफी देर तक जब वह वापस नहीं लौटता तो नामी को शक होने लगता है। तभी उसकी नजर पास रखे एक कंप्यूटर सिस्टम पर जाती है। वो बिना समय गवाए अंदाजे से पासवर्ड डालता है और हैरानी की बात यह होती है कि सिस्टम खुल जाता है। आखिरकार उसे ह्यूनसो के फोन की सही लोकेशन मिल जाती है। लेकिन तभी चारों तरफ से पुलिस उसे घेर लेती है। नामी तुरंत बिजली का शॉर्ट सर्किट कर देता है और पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। अंधेरे का फायदा उठाकर नामी वहां से भाग निकलता है। अब किसी तरह पुलिस से बचने के लिए वो पुल के नीचे छलांग लगा देता है, लेकिन गिरने की वजह से वह बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर भी बेहोश होने से पहले वो ह्यूनसो की लोकेशन अपने भाई और बहन को भेज देता है। दूसरी ओर नामजू पूरी रात पुल के नीचे छिपकर बिताती है। सुबह होते ही वो एक छोटी सी दुकान पर जाकर अपना बंद पड़ा फोन चार्ज करती है। जैसे ही फोन चालू होता है उसे नामी का भेजा हुआ मैसेज मिल जाता है जिसमें ह्यूनसो की लोकेशन देखकर उसके चेहरे पर फिर से उम्मीद लौट आती है। वो बिना देर किए तुरंत उस जगह के लिए निकल पड़ती है। लंबा सफर तय करने के बाद वह एक पुराने पुल के नीचे पहुंचती है जहां चारों तरफ गंदा पानी और अंधेरी सुरंगें फैली हुई होती हैं। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है अचानक वही राक्षस उसके सामने आ खड़ा होता है।
होता है। नामजू तुरंत अपना धनुष निकालकर निशाना साधने की कोशिश करती है, लेकिन राक्षस उसे मौका ही नहीं देता। वह बिजली जैसी रफ्तार से हमला करता है और नामजू दूर जाकर एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ती है। लेकिन किस्मत उसका साथ देती है, क्योंकि गड्ढा इतना संकरा होता है कि राक्षस उसके अंदर नहीं घुस पाता, मगर नामजू बेहोश जरूर हो जाती है। दूसरी तरफ गैंगडू को भी आखिरकार ह्यूनसो की लोकेशन का पता चल जाता है। फिर भी डॉक्टर उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं करते। उसके दिमाग से सैंपल निकालने के लिए जबरदस्ती ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन गैंगडू अब हार मानने वालों में से नहीं था। वो किसी तरह हॉस्पिटल के एक स्टाफ को काबू में कर लेता है और फिर वहां से भाग निकलता है। दूसरी तरफ नामी को एक बेघर आदमी बचा लेता है। होश में आते ही वो उस आदमी को पूरी कहानी बता देता है। ह्यूनसो की जान खतरे में है, ये सुनकर वो बेघर इंसान भी उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। दोनों मिलकर पेट्रोल बम बनाते हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था कि उस राक्षस से लड़ने के लिए किसी बड़े हथियार की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद दोनों भी उसी पुराने पुल की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर सुरंग के अंदर ह्यूनसो और वह छोटा लड़का कई दिनों की भूख और डर से पूरी तरह टूट चुके होते हैं। ह्यूनसो समझ जाती है कि अगर वह सिर्फ मदद का इंतजार करती रही तो दोनों यहीं मर जाएंगे। इसलिए वह खुद बाहर निकलने का रास्ता बनाने का फैसला करती है। वह आसपास पड़े पुराने कपड़े इकट्ठा करके उन्हें आपस में बांधती है और एक लंबी रस्सी तैयार करती है। कई कोशिशों के बाद वह रस्सी ऊपर लगी लोहे की ग्रिल में फंसाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि वह ग्रिल इतनी ऊंची थी कि उसे पकड़ पाना लगभग नामुमकिन लग रहा था। तभी ह्यूनसो पूरी हिम्मत जुटाकर दौड़ लगाती है और सीधे सोए हुए राक्षस की पीठ पर पैर रखकर ऊपर लटक रही रस्सी को पकड़ लेती है। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि आखिरकार वह बच निकलेगी, लेकिन तभी राक्षस की लंबी पूंछ बिजली की तरह घूमती है और उसे जकड़ लेती है और धीरे धीरे उसे वापस नीचे उतार देती है। ये नजारा इतना डरावना होता है कि छोटा लड़का डर से कांपने लगता है। वहीं ह्यूनसो खुद मौत के मुंह में फंसी होती है। फिर भी वो सबसे पहले उस बच्चे को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ती है, लेकिन इस बार राक्षस उसे दोबारा पकड़ लेता है। अब उसकी बचने की सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं। इसी दौरान सरकार एक और खतरनाक फैसला लेती है। अधिकारियों का दावा होता है कि राक्षस और उसके वायरस को खत्म करने के लिए हान नदी के आसपास एक बेहद जहरीला बायोकेमिकल छोड़ा जाएगा। तभी अचानक नदी के अंदर छिपा बैठा राक्षस फिर से बाहर निकलता है और तेज रफ्तार से भीड़ की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं थे। सरकार द्वारा छोड़ा गया जहरीला केमिकल राक्षस के शरीर पर असर करने लगता है। वो दर्द से बुरी तरह तड़प उठता है और उसकी ताकत कमजोर पड़ने लगती है। यही मौका देखकर गैंगडू पूरी रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। वह सीधे राक्षस के मुंह और पेट के पास पहुंचकर अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। कुछ पलों बाद वह किसी को खींचकर बाहर निकाल लेता है, लेकिन जैसे ही वह उस लड़की का चेहरा देखता है, उसकी पूरी दुनिया एक ही पल में बिखर जाती है। वह ह्यूनसो होती है, जो अपनी आखिरी सांस तक उस छोटे बच्चे को सीने से लगाए हुए थी। ह्यूनसो उस बच्चे की जान तो बचा लेती है, लेकिन खुद हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाती है। गैंगडू कुछ पल तक बिल्कुल शांत रह जाता है, जैसे उसका दिमाग इस सच्चाई को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा हो। उसी समय नामी पेट्रोल बम उठाकर राक्षस पर हमला करता है, लेकिन वो दैत्य अभी भी तेजी से इधर उधर भाग रहा होता है और हर बार बच निकलता है। तभी वो बेघर आदमी चुपचाप ऊपर चढ़ता है और सही मौके पर राक्षस के पूरे शरीर पर पेट्रोल डाल देता है। नामी आखिरी पेट्रोल बम हाथ में उठाता है, लेकिन बोतल उसके हाथ से छूटकर पीछे गिर जाती है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि अब सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और राक्षस फिर से बच निकलेगा। तभी गैंगडू की बहन नामजू धीरे धीरे अपना धनुष उठाती है। वो तीर के सिरे पर आग लगाती है और अगले ही पल तीर छोड़ देती है। जलता हुआ तीर हवा को चीरते हुए सीधा राक्षस की आंख में जाकर धंस जाता है। अगले ही पल राक्षस का पूरा शरीर आग की लपटों में घिर जाता है। उसकी दर्दनाक चीखों से पूरा इलाका कांप उठता है। वह खुद को बचाने के लिए नदी की तरफ भागता है। नदी भी बस कुछ कदम दूर रह जाती है, लेकिन उससे पहले ही गैंगडू एक लंबा लोहे का भाला राक्षस के शरीर में घोंप देता है। कुछ ही पलों बाद वह दैत्य जमीन पर गिर पड़ता है और आखिरकार हमेशा के लिए मर जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद गैंगडू उस छोटे लड़के के पास पहुंचता है। कुछ पल बाद लड़का धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और जिंदा होने का एहसास दिलाता है। उसे देखकर गैंगडू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो चुका होता है, लेकिन उसकी बेटी ने अपनी आखिरी सांस तक इस बच्चे की रक्षा करके उसे जीने की एक नई वजह दे दी थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।